आपके अपने चैनल ओपी स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, हम क्लास 10वीं की मैराथन क्लास लेके आ रहे हैं। 3 मैराथन क्लास होगी हमारी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स के हमारे 4 चैप्टर हैं और वो 4 चैप्टर 25 नंबर के। तो आज हम इस मैराथन क्लास में वो 25 नंबर कवर करेंगे। तो पहला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन को समझाते हुए इसके नियम देंगे। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि मान लो कि कोई एक समांगी माध्यम, तो जब भी प्रकाश की किरण किसी समांगी माध्यम से टकराती और टकराने के बाद उसी दिशा में लौट जाती तो वो होता है प्रकाश का परावर्तन। आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब या आपतन कोण, परावर्तन कोण। आपतन कोण होता है विलंब और आपतित किरण के मध्य बनने वाला कोण होता है आपतन कोण होता है, और परावर्तन कोण होता है जो परावर्तित किरण और अभिलंब के जो मध्य कोण बनता है वो होता है। तो अब जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो तीव्रता, एक भौतिक राशि होती है तीव्रता, जिसमें चेंजेस होता है, जबकि वेग, तरंग दैर्ध्य और आवर्ती इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद आते हैं हम इसके नियम पे। तो पहला नियम क्या बनता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम बनता है कि आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान है वो हमेशा बराबर होता है। तो आपको पहला प्रश्न है समझ में आ गया होगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। दोस्तों, दूसरा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु है, मान लो हमारे पास यह होता था मुख्य अक्ष, ध्रुव, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता कहते हैं। तो जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से गुजरती है उस बिंदु को हम अवतल दर्पण का फोकस कहते हैं। और उत्तल दर्पण का, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात वो जिस बिंदु से गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु तो हम सीधी परिभाषित करते हैं कि जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को गोलीय दर्पण का फोकस बिंदु कहते हैं। तो दूसरे प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरा प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या तो इस पे है वो संबंध पूछा जाएगा या फिर इस पे वो न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या, मान लो कि हमारा ये कोई गोलीय दर्पण है और वक्रता केंद्र होता है, जो जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसका जो केंद्र बिंदु होता है वक्रता केंद्र कहलाता है। और फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है वो फोकस दूरी होती है, ये वक्रता केंद्र है। तो इसमें संबंध क्या बनता है, r बराबर 2 है। वक्रता त्रिज्या है वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है, सीधा संबंध पूछा जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, r का मान दे दिया हमें 30 सेंटीमीटर। अब देखो दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण है तो चिन्ह परिपाटी से प्लस होगा। और हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी, f का मान ज्ञात करना। तो हमने समझ पढ़ा है कि r बराबर 2f होता है, इन दोनों में एक संबंध होता है। तो हमें f का मान दिया, सॉरी r का मान दिया और f का है, तो f बराबर r/2। f बराबर r का मान 30 और 2 इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी होगी, 15 सेंटीमीटर होगी। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है समतल दर्पण की विशेषता। तो समतल दर्पण की विशेषता क्या होती है कि समतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है वही होगी जितनी बिंब की ऊंचाई होगी। तो बिंब के बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी।
जितनी साइज का बिंब होगा उतना ही प्रतिबिंब होगा। अब दर्पण से उतनी ही दूरी पर बनेगा जितना बिंब दूरी पर होगा, मतलब कि हम दर्पण के सामने खड़े तो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी हमारे और दर्पण के बीच में दूरी। और समतल दर्पण की फोकस दूरी है वो अनंत होती। कितनी होती? अनंत होती। अगला क्वेश्चन है अवतल उत्तल दर्पण के दो उपयोग। तो अवतल दर्पण का उपयोग क्या होता है कि इसका वाहनों की हेडलाइट में होता है, सौर भट्टियों में, और भी लिख सकते हैं संयुक्त दर्पण में भी होता है। उत्तल का उपयोग होता है वाहनों के पास से दृश्य, तो साइड में कांच लगा होती है उसमें, और जो आधुनिक एटीन उसमें इसका उपयोग होता है। उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण, कोई एक उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण में है वो परावर्तन है वो उभरी हुई सतह से होता है 10-15 सेंटीमीटर फोकस दूरी से। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से कोई बिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा, यहां पे कोई मान लो बिंब रखा हुआ 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे कोई बिंब रखा हुआ, तो हमें एफ का मान, फोकस दूरी का मान है वो 15 सेंटीमीटर। अब चिन्ह परिपाटी से देखें तो अवतल दर्पण में चिन्ह परिपाटी से फोकस दूरी का मान है वो पॉजिटिव होता है, ये प्लस चिन्ह है। उसके बाद ये है वो यू का मान दिया हुआ, तो बिंब की दूरी कितनी है दर्पण से, तो यू का मान दिया हुआ हमें 10 सेंटीमीटर। अब चाहे दर्पण उत्तल हो चाहे अवतल हो, हमेशा बिंब की दूरी है वो नेगेटिव रहते हैं, तो ये बिंब 10 सेंटीमीटर तक आए तो प्रतिबिंब की स्थिति और प्रकृति, तो प्रतिबिंब की स्थिति भी हमें ज्ञात करनी है। तो हमने एक दर्पण सूत्र पढ़ा था 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। इसमें देखो हमने f का मान और v का मान दिया हुआ है, और v का मान ज्ञात करना है u का दिया हुआ, तो 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, 1/v बराबर 1/f, f की वैल्यू कितनी 15 माइनस के 10 माइनस प्लस हो गए, तो 1/v बराबर एलसीएम है 30 आ गया। कितनी बार हो रहा है 2 बार, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया 2, 3 बार 1 से मल्टीप्लाई किया 3, तो 1/v बराबर 5/30। हमें किसकी v की वैल्यू क्या करनी, तो v बराबर अगली है वो पलट जाएगी वैल्यू इक्वल टू 6। ये पॉजिटिव आ रहा है तो हमें पता है कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, आभासी और सीधा है, और इस दर्पण से पीछे बढ़ेगा, इधर ही बढ़ेगा ना, यहाँ पे मान लो एफ है, यहाँ पे सी, तो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बढ़ेगा, तो दर्पण से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर पीछे की ओर बढ़ेगा। और कौन सा उत्तल दर्पण है, तो आभासी और सीधा बढ़ेगा। तो प्रकृति क्या होगी, आभासी सीधा, स्थिति कहाँ पे बढ़ेगा, दर्पण से पीछे 6 मीटर की दूरी पर, सेंटीमीटर की दूरी पर बढ़ेगा। स्क्रीनशॉट ले लें। अगला क्वेश्चन है कि आयताकार कांच की पट्टिका से या आयताकार स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन को समझते हैं। तो मान लो कि हमारे पास यह आयताकार कोई कांच की पट्टिका या आयताकार कांच का स्लैब है, तो इसमें है प्रकाश का अपवर्तन है वो 2 बार होता है। एक तो होता है कांच से वायु, एक होता है वायु से कांच में। तो जब भी प्रकाश की किरण, हमने पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरण है वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती है तो अभिलंब की ओर झुकती है। और पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये पढ़ा था। ये हो गया कोण I1, ये R1, ये I2, ये R2, ये वायु है यहाँ पे,
और ये यहाँ पे मान लो कांच, वापिस यहाँ पे वायु। तो विरल सघन सघन विरल। तो जब भी आयताकार कांच की पट्टिका से अपवर्तन होता है तो दो बार होता है, एक तो कांच से वायु, फिर वायु से कांच, कांच से वायु। जब भी यह अपवर्तन होता है तो जो आपतित किरण होती है और निर्गत किरण होती है, ये दोनों है वो समांतर होती है। आपतित किरण व निर्गत किरण बराबर या समांतर होती है। आपतन को I1 का मान कोण I1 बराबर होगा कोण R। ये कोण और जो ये कोण होगा, ये दोनों है वो समान बराबर होंगे, इक्वल होंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला है प्रकाश का अपवर्तन को समझा। तो प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है कि जब भी प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है, तो वह अविलंब से या तो दूर हट जाती है या पास आ जाती है, मतलब अपने पथ से वो विचलित हो जाती है। इसको जाना तो यहाँ पे था, लेकिन या तो यह विलंब की ओर झुक जाती है या विलंब से दूर हट जाती है। मतलब कि जब भी कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। इसको हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यह है आपतित किरण, यह है अपवर्तित किरण। दोस्तों ये ध्यान रखना है कि प्रकाश के परावर्तन में तो परावर्तित किरण होती है और अपवर्तन में अपवर्तित किरण होती है। अब इसमें दो स्थितियां बनेगी, एक तो बढ़ेगी सघन से विरल और एक बनेगी विरल से सघन। तो जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो हमेशा है अविलंब से दूर हटेगी, और जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करेगी तो अविलंब की ओर झुकेगी। अब जब प्रकाश का अपवर्तन होता है तो वेग, तरंग दैर्ध्य और तीव्रता, यह है वो भौतिक राशियां चेंज होती है, जबकि आवर्ती में कोई चेंजेस नहीं होता है। ये तीन राशियां इसमें तो परिवर्तित होगा और आवर्ती में कोई परिवर्तित नहीं होता है। समझ में आ गया होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल और अवतल दर्पण लेंस में हमें अंतर स्पष्ट करना है। तो देखो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है वो इस प्रकार का होता है और अवतल दर्पण है इस प्रकार का। तो देखो हम इस दर्पण को देख के बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण है वो बीच में से मोटे होते हैं, जबकि ये किनारों से मोटे होते हैं। अवतल किनारों से मोटे, ये किनारों से पतले होते हैं, ये बीच में से पतले होते हैं। ये जो भी प्रतिबिंब बनाएगा वो हमेशा वास्तविक उल्टा बनाएगा, जबकि यह है वो हमेशा आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। समझ में आ गया? तीन अंतर एक चित्र बना सकते हैं, दो अंतर तीन ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपकी बार ये भी। उसके बाद है प्रकाशीय केंद्र से आप क्या समझते हैं। मान लो कि हमारे पास ये लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। तो लेंस में मुख्य अक्ष पर स्थित वे बिंदु जिस पे कोई भी प्रकाश की किरण यदि आपतित होती है तो वे अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाते हैं। मान लो कि जैसे ही प्रकाश की किरण यहाँ पे आएगी, इस पर आपतित होगी, तो अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाएगी। ये हमारा उत्तल दर्पण है, यहाँ पे वही प्रकाशीय केंद्र होता है। जब भी प्रकाश की किरण यहाँ पे इस पे आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाएगी। तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वे बिंदु जिस पर कोई प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वह अपवर्तन के पश्चात वो सीधे निकल जाती है। उसके बाद है लेंस सूत्र क्या होता है। तो लेंस सूत्र होता है कि 1/f बराबर 1/v - 1/f है फोकस दूरी, v है
प्रतिबिंब की दूरी, और u है बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी। एक ही अंतर है, दर्पण में तो प्लस होता है और लेंस में माइनस होता है। अब यहाँ पे आवर्धन भी पूछा जा सकता है। तो आवर्धन क्या होता है कि m बराबर एच डैश अपॉन एच बराबर माइनस वी अपॉन यू। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। तो न्यूमेरिकल प्रश्न इस पे भी बन सकता है, समझ में आ गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का जो अनुपात होता है उसको आवर्धन कहते हैं, या फिर प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का अनुपात है वो क्या कहलाता है, आवर्धन कहलाता है। अच्छी तरीके से प्रश्न बन सकता है। अगला है लेंस की क्षमता को बताते हुए एक डायोप्टर को परिभाषित करना। तो लेंस की क्षमता क्या होती है कि प्रकाश की किरणें होती है उसको अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता, मतलब एक जगह एकत्रित करने की या फैलाने की जो क्षमता होती है उसको हम कहते हैं लेंस की क्षमता। तो फॉर्मूला होता है इसका P बराबर 1/f। एफ है वो फोकस दूरी है और हमेशा मीटर में होती है। इसका मात्रक है वो डायोप्टर होता है। अब यदि आपको इसमें सेंटीमीटर में मान दे दिया जाता है तो ऊपर हम 100 लगा देंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। और एफ है वो है आपके फोकस दूरी है वो इसमें है मीटर में। उसके बाद इसी पे आधारित एक न्यूमेरिकल दिया है कि 25 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले के अवतल लेंस की क्षमता क्या है। लेंस कौन सा है, अवतल है। एफ का मान दे दिया हमें 25 सेंटीमीटर, चिन्ह परिपाटी से पॉजिटिव। अब हमें फॉर्मूला पता है कि लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, पावर इक्वल टू 1/, फोकस दूरी यह होती है मीटर, लेकिन हमें इसमें सेंटीमीटर में दी है। तो P बराबर 1/25 सेंटीमीटर है तो ऊपर 100 लग, कितनी बार डिवाइड हो रहा है 4 बार, तो इसकी क्षमता क्या होगी 4 डायोप्टर। समझ में आ गया। यदि मीटर होता है तो 1 लिखते हैं, सेंटीमीटर होगा तो 100 लिखेंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कांच का अपवर्तनांक 1.5 हो तो कांच में प्रकाश की चाल। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है। तो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक कहलाता है। अब अपवर्तनांक का मान है वो हमें 1.5 दिया हुआ है, और हमें पता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इन अपवर्तनांक का मान है वो 1.5 इक्वल टू सी का मान हमें पता होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बटा, ये हमें ज्ञात होना है। तो v बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 1.5। अब देखो ये डिवाइड में तो इधर आएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब यदि हम यहाँ से पॉइंट हटाते तो ऊपर है वो 1 0 लग जाता है, ये इससे 2 बार डिवाइड, 2 × 10⁸ मीटर पर, यही होती है कांच में प्रकाश की चाल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कोई डायोप्टर 1.5, तो डी का मान कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 1.5 प्लस दिया हुआ है। क्षमता का संशोधक लेंस निर्धारित करता है। लेंस की फोकस दूरी एफ का मान हमें ज्ञात करना, एफ का मान हमें ज्ञात करना। तो लेंस की क्षमता होती है कि किसी भी लेंस की क्षमता होती है कि प्रकाश की किरणों को अपसारित या अभिसारित करने की जो क्षमता होती है वो लेंस की क्षमता कहलाती है। P बराबर 1/f, फी का मात्रक डायोप्टर होता है, तो इसका मान हमें दिया हुआ है 1.5 इक्वल टू 1/f। एफ की वैल्यू ज्ञात करनी, तो एफ बराबर 1/1.5। यदि यहाँ से पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर लग जाता है 0। कितनी बार डिवाइड हो रहा है 2 बार, 3 बार। इसको जब इससे डिवाइड करेंगे तो 0.67 मीटर। अब दूरी, फोकस दूरी ज्ञात करनी और लेंस का नाम बताना है। तो लेंस यदि पॉजिटिव ही है तो ये पॉजिटिव किसकी होती है, उत्तल लेंस की। तो वो लेंस कौन सा होगा, उत्तल लेंस। समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट। अगला है
इसी माध्यम में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ दी हुई है, तो हमें अपवर्तनांक ज्ञात है। अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है वो निर्वात में प्रकाश की चाल माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात है वो अपवर्तनांक कहलाता है। अब हमें माध्यम में प्रकाश की चाल है वो दी हुई है 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड, और हमें निर्वात में प्रकाश की चाल का पता होता है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। तो अपवर्तनांक बराबर 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸ मीटर/सेकंड। मीटर/सेकंड से मीटर/सेकंड कट जाए, 10⁸ से 10⁸ कट जाए। अब बचा क्या n बराबर 3/2। जब इसको इसे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1.5। तो अपवर्तनांक कितना होगा 1.5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है कि हमें वस्तु की स्थिति, प्रकृति और आकार है वो बताना है। पहला क्या हमारे पास अवतल दर्पण है, तो भैया हमने अवतल दर्पण में वो परावर्तन है वो धसी हुई सतह से होता है, क्योंकि ऊपरी सतह पर पारदर्शी पदार्थ की पुतली की ये मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है, उसके बाद यहाँ पे फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र। अब वस्तु कहाँ पे रखी हुई है अनंत पे, तो दिखाई नहीं दे रही। तो जब भी प्रकाश की किरण है वो मुख्य अक्ष के समांतर, इसके मुख्य अक्ष के समांतर आती है, तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरती है। ये हमने प्रतिबिंब बनने के नियम में पहला नियम पढ़ा था कि जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरती है। तो ये हमने फोकस बिंदु से गुजरती है। तो इसकी स्थिति, प्रकृति, आकार बता। तो स्थिति, प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, एक पे बन रहा है, तो फोकस बिंदु। प्रकृति, अब अवतल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बनता है उसकी प्रकृति हमेशा वास्तविक उल्टा होती है। एक स्थिति आएगी जब वस्तु F और P के मध्य होगी, तब उसका है वो आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा, और 5 स्थितियों में है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उसके बाद आकार कह सकते हैं हम बिंदुवत बनता है, बिंदु के आकार, या अत्यंत छोटा या हम बिंदुवत कह सकते हैं। समझ में आ गया? अगला है जब वस्तु C पर, तो ये अवतल, ये मुख्य अक्ष, ये फोकस बिंदु, ये वक्रता केंद्र, और यहाँ पे कोई वस्तु पड़े। रोक ले 2 मिनट तक हो या कितना मिनट चल गो 25 मिनट। तो अगला है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, तो जब भी वस्तु वक्रता केंद्र पे, तो जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरती है, और जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती हुई दर्पण पे आपतित होती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये हमने दूसरा रूल पढ़ा था। तो इसका प्रतिबिंब है वो यहाँ पे बनेगा, तो प्रतिबिंब है इसके सीधे बनेगा यदि आप एक बंधन बराबर बनाओगे तो इसकी स्थिति कहाँ पे बन रही है, सी पे, वक्रता केंद्र पे ही बन रही है। प्रकृति मैंने क्या बताया, वास्तविक उल्टा है अवतल दर्पण में, और इसका आकार है वो वस्तु के बराबर बनेगा, वस्तु के बराबर। स्क्रीनशॉट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कभी। अगला है जब वस्तु C और F के मध्य हो, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के मध्य स्थित हो, यहाँ पे कोई वस्तु है, तो जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस बिंदु से गुजरती है, और जो प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से गुजरती है वो परावर्तन के पश्चात है वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो इसका प्रतिबिंब है वो यहाँ बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो इसका स्थिति क्या है, स्थिति बनेगी C में अनंत के मध्य बनेगा। प्रकृति है
वो वास्तविक उल्टा होगा और आकार है वो बिंब से बड़ा होगा। अब मैं आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें आप पहले। देखो इसकी ट्रिक ये है कि जब वस्तु अनंत पे होती है तो उसका प्रतिबिंब है वो यहाँ पे फोकस पे। उसके बाद अनंत से एक कदम आगे तो वस्तु यहाँ पे लेके आएंगे तो प्रतिबिंब है वो एक कदम पीछे आ जाएगा। प्रतिबिंब है वो यहाँ पे आ जाएगा। जब हम एक कदम वस्तु को आगे लेके जाएंगे यहाँ पे तो प्रतिबिंब भी एक कदम पीछे आ जाएगा, तो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे। जब हम बिंब को एक कदम आगे लेके जाएंगे वो यहाँ पे तो प्रतिबिंब एक कदम पीछे आएगा, तो प्रतिबिंब है वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद बिंब को एक कदम और आगे लेके जाएंगे यहाँ पे तो प्रतिबिंब भी एक कदम पीछे आ जाएगा। तो प्रतिबिंब एक कदम पीछे आएगा तो प्रतिबिंब कहाँ पे आ जाएगा? अनंत पे आ जाएगा। और जब प्रतिबिंब बिंब को एक कदम और आगे लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब भी एक कदम पीछे जाएगा, तो प्रतिबिंब अनंत से एक कदम पीछे जाएगा तो दर्पण के पीछे आ जाएगा। समझ में आ गया ना? अच्छी तरीके से इसमें से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, तो अच्छी तरीके से आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तल लेंस से बनने वाले प्रतिबिंब का आकार स्थिति और प्रकृति बताना है। तो इसमें पहला है जब वस्तु अनंत पे हो, तो ये हमारा है वो उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाशिक केंद्र और ये F1 2F1 F2 2F2। तो इसमें कहाँ पे वस्तु, जब वस्तु अनंत, तो जब भी वस्तु अनंत पे होती है और प्रकाश की किरणें जब लेंस पे आपतित होती है तो अपवर्तन के पश्चात है वो फोकस बिंदु से गुजरती है। तो मेरे को ये बताओ इसमें कि इसमें प्रतिबिंब कहाँ पे बैठ रहा है? F2 पे बैठ रहा है, तो F2 पर प्रकृति उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बढ़ेगा वो हमेशा वास्तविक उल्टा होगा और अवतल लेंस में बढ़ेगा वो आभासी और सीधा होगा। तो प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक उल्टा। अब देखो इसका आकार ये अत्यंत छोटा, या बिंदु इनको कह सकते हैं कि बिंदुवत आकार का बढ़ेगा। कैसा बढ़ेगा? बिंदुवत आकार का बढ़ेगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसको। अब जब वस्तु F1 पर हो, तो जब भी F1 पे होती है, मान लो कि ये हमारी वस्तु यहाँ पे, तो जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जाती है तो लेंस से टकराने के बाद अपवर्तन के बाद है वो फोकस बिंदु से, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशिक केंद्र पे आपतित होती है वो अपवर्तन के पश्चात है वो सीधी निकल जाती है। तो अब देखो ये मिलती हुई नहीं मिली, तो लगता है कि हमें अनंत में मिलेगी, तो इसकी स्थिति क्या कहाँ पे होगी? अनंत। कहाँ पे होगी? अनंत पे होगी। प्रकृति वही वास्तविक उल्टा और आकार है वो अत्यंत बड़ा। अत्यंत, समझ में आ गया? एक प्रश्न इसका आना है, दर्पण और लेंस का है अथवा में क्वेश्चन आएगा। स्थिति की आएगी तो एक दर्पण की आएगी और अथवा में आएगी वो लेंस की आएगी। तो दोनों में से आपको एक है वो कंटेस्ट कर लेंगे ताकि एक नंबर हमारा कहीं भी नहीं जाए। अब अगला है कि जब वस्तु 2F1 पर हो, तो यह हमारा 2F1, तो यहाँ पे जब कोई वस्तु, तो जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और लेंस से अपवर्तन के बाद है वो फोकस बिंदु से गुजरती है, और जो प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र पे आपतित होती है वो अपवर्तन के पश्चात है वो सीधी निकल जाती है। यहाँ पे बढ़ेगा, वहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे बढ़ेगा।
तो इसकी स्थिति बताओ कहाँ पे है, 2f2 पे, 2f2 पे। प्रकृति वही, वास्तविक उल्टा, वास्तविक आकार, आकार वो जितना वस्तु का होगा उतना ही प्रतिबिंब का होगा, तो वस्तु के बराबर। समझ में आ गई तीनों स्थिति, अच्छी तरीके से समझ रहे हो। इनमें से एक स्थिति आई। तो अगला क्वेश्चन है मानव नेत्र का नामांकित चित्रण। तो आपको मानव नेत्र के जो चित्र है उसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है। और उसमें जैसे परितारिका को परिभाषित कीजिए। तो परितारिका क्या होती है, कोर्निया के पीछे एक अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है, अपारदर्शी झिल्ली पाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, हम परितारिका कहते हैं। इसके अलावा भी जैसे जैसे इसमें रेटिना, काछाप द्रव्य, काछाप द्रव्य, रक्त पटल, श्वेत पटल, पक्षमापी पेशियां, इनको समझाना आना चाहिए आपको। ये क्या क्या है, ये श्वेत पटल है क्या, रेटिना क्या, काचाप द्रव्य क्या है, प्रतिबिंब। हमारी आंख में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रेटिना में बनता है। कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। तो अच्छी तरीके से आपको इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। उसके बाद है समजन क्षमता क्या कहलाती है। जो प्राकृतिक लेंस होता है उसमें जो श्वेत फोकस दूरी को परिवर्तित करने की जो क्षमता होती है, इसे जो हमारी आंख में प्राकृतिक लेंस होता है श्वेत, उसमें जो वो अपने आप उसमें फोकस दूरी में यदि परिवर्तित करता है तो वो उसकी क्या कहलाएगी, समजन क्षमता कहलाएगी। उसके बाद है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अगर वायुमंडल पृथ्वी पर नहीं होता तो हमें आकाश है वो काला दिखाई देता। कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता। और क्यों क्यों दिखाई देता, क्योंकि यदि वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें आकाश है वो कैसा दिखाई देता, काला दिखाई देता है। मानव के एक नेत्र का क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, एक नेत्र का होता है 150 डिग्री। कितना होता है, 150 डिग्री होता है, और दोनों नेत्र का होता है 180 डिग्री। समझ में आ गया, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो स्क्रीनशॉट ले लो आप इसकी। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है वो है प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को समझाते हुए प्रिज्म कोण और विचलन कोण को हमें परिभाषित करना है। तो मान लो कि त्रिभुजाकार हमारे पास प्रिज्म, इसमें है वो प्रकाश का अपवर्तन दो बार होता है। एक तो होगा वायु से कांच में, कांच से वायु में, तो वही अपवर्तन वाला। तो जब भी प्रकाश की किरण है वो मिरर से यदि सघन में जाती है तो अभिलंब की ओर झुकती, और जो सघन से विरल में जाएगी वो अभिलंब की ओर, विलंब से दूर हटे। तो ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये रहा आपतन कोण वापस, ये परावर्तन। अब इसमें जैसे आप दे दो, इसको दे दो ए दे दो, यहाँ पे बी दे दो, सी दे दो, यहाँ पे डी दे दो। अब प्रिज्म कोण, तो प्रिज्म कोण क्या आता है, प्रिज्म के दो फलकों के मध्य जो कोण बनता है, मान लो ये इसको हमने दे दिया जैसे एफ। तो जो प्रिज्म के दो फलकों के जो बीच में मध्य में जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं प्रिज्म कोण। उसके बाद विचलन कोण, विचलन कोण है जो आपतित किरण और निर्गत किरण की दिशा में जो कोण बनता है। जैसे ये आपतित किरण और ये निर्गत किरण, तो इसकी दिशा में जो कोण बनता है यहाँ पे वो क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। अब आपको इतना सा दर्शा के फिर आपको इसमें बता देना है कि ए बी आपतित किरण, बी सी अपवर्तित किरण, सी डी निर्गत किरण, कोण एफ प्रिज्म कोण।
कोण, जैसे इसको दे दिया मैंने जी, कोण जी विचलन कोण है, और ए बी सी प्रिज्म, ये आपको उसमें दर्शा देना नीचे थ्योरी में। अगला क्वेश्चन है, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो रेड रंग होता है, लाल, लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होता है, और जो बैंगनी वॉयलेट है उसका है वो सबसे कम होता है। और लाल रंग में जो लाल रंग है वो एंगल बनाता है, वो सबसे कम बनाता है, जबकि बैंगनी रंग है वो एंगल है सबसे ज्यादा बनाता है। समझना, क्योंकि इसका झुकाव भी ज्यादा होता है और इसका कम होता है, इस कारण से ये कम बनाता है, ये ज्यादा, जबकि तरंग दैर्ध्य इसकी सबसे ज्यादा है और इसकी कम है। अब श्वेत प्रकाश से यदि श्वेत प्रकाश का यदि प्रिज्म से अपवर्तन कराना है तो वो स्पेक्ट्रम वाला कराना है, 7 रंगों में विभाजित वाला। समझ में आ गया ना? तो इसमें से आपको दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न मिल सकता है एग्जाम में भी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है कि जब प्रकाश है वायुमंडल से गुजरता है तो विभिन्न कणों से टकराता है, टकराने के बाद वो फैल जाता है, जो फैलने की क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। उसके बाद इंद्रधनुष के बनने के निर्माण को समझाइए। तो इंद्रधनुष कैसे बनता है कि मान लो कि वर्षा हो गई, वर्षा होने के बाद कुछ बूंदें हैं वो वायुमंडल में रह जाती है, और जब सूर्य निकलता है तो सूर्य निकलता है तो प्रकाश है वो उन बूंदों में प्रवेश करता है, जिससे पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है और अपवर्तन होता है, जिसके कारण है वो हमें इंद्रधनुष बनता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जब प्रकाश का अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है तो 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। तो हमने एक ट्रिक पढ़ी थी VIB की ओर, इस रंग में वो विभाजित हो जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखाई देता है। इंद्रधनुष हमेशा है वो सूर्य की विपरीत दिशा में बनता है, सूर्य की विपरीत दिशा में होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है और 3 नंबर का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। उसके बाद है, स्वच्छ आंख के लिए निम्नतम व दूरतम बिंदु स्थित होता है। तो निम्नतम होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और जबकि अधिकतम है वो अनंत, कितना होता है? अनंत होता है। समझ में आ गए? उसके बाद है, स्वच्छ आकाश के नीले रंग का मुख्य कारण क्या है, क्यों दिखाई देता है? क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन होता है। यदि प्रकीर्णन नहीं होता है तो हमें आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है, जो हमने पिछले प्रश्न में चर्चा की थी। स्क्रीनशॉट ले लो इसके। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को समझाइए। तो निकट दृष्टि दोष क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं हम निकट दृष्टि दोष। देखो, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तुएं वो हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसमें निकट दृष्टि दोष में वो रेटिना से पहले ही प्रकाश की किरणें वो फोकसित हो जाती है। जैसे ये रेटिना, इससे पहले ही ये प्रकाश की किरणें वो फोकसित हो जाती है, इस कारण ये दोष उत्पन्न होता है। अब इसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अब देखो, लेंस हमारे पास 2 होते हैं, एक तो अवतर लेंस होता है और एक उत्तर लेंस होता है, 2 ही लेंस होते हैं। अब देखो, इसमें निकट दृष्टि दोष में है वो हमें अवतर लेंस का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? अवतर लेंस का। जैसे ही हम अवतर लेंस लगाएंगे तो ये प्रकाश की जो किरणें हैं वापस रेटिना पे फोकसित हो जाए। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता है तो निकट दृष्टि, दूर दृष्टि, अब देखो इसमें से बड़ा नाम कौन सा है? निकट है, तो इसमें से बड़ा नाम कौन है? अवतर। तो इसमें कौन सा लेंस कहाँ मिलेंगे? अवतर। उसके बाद है दूर दृष्टि दोष। देखो, दूर दृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन जो पास में रखी वस्तुएं होती है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देती है। तो वो कौन सा लेंस दोष कहलाएगा? दूर दृष्टि दोष कहलाएगा। इसमें जो प्रकाश की किरणें वो रेटिना के बाहर फोकसित होती है। जैसे अब इस दृष्टि दोष के लिए हम कौन सा लेंस उपयोग करेंगे? हम लेंस लेंगे उत्तर।
जैसे हम उत्तल लेंस लगाएंगे तो ये जो किरण है ये वापस रेटिना पे फोकसित हो जाएगी। अब देखो इसमें छोटा नाम दूर है, इसमें छोटा नाम उत्तर है, तो उसके बाद आता है जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष में क्या होता है कि इसमें ना तो पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है और ना दूर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो वो कौन सा दोष हो जाएगा? दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। इसमें द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का निवारण किया जाता है। क्यों किया? इसमें जो दोनों ही लेंस मतलब द्विफोक्सी का मतलब होता है अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग किया जाता है। ऊपर तो लगाया जाता है इसमें अवतल लेंस और नीचे लगाया जाता है इसमें उत्तल लेंस। दोनों समझ में आ गए? तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विक्षेपण से प्राप्त 7 रंगों के समूह को क्या कहा जाता है? जब श्वेत प्रकाश को है वो किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। विबग्योरेटरी केस की सबसे ऊपर रेड और सबसे नीचे वॉयलेट होता है। इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, इसकी कम होती है। ये सबसे कम एंगल पे झुकाव करता है और ये सबसे ज़्यादा पे करता है। अब 7 रंगों से प्राप्त समूह को जो ये बैंड बनता है, इस बैंड को कहते हैं क्या? इस बैंड को कहते हैं हम स्पेक्ट्रम। क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। और सबसे पहले ये स्पेक्ट्रम है वो न्यूटन वैज्ञानिक था। न्यूटन वैज्ञानिक ने कांच से है वो इस स्पेक्ट्रम को प्राप्त किया था। उसके बाद खतरे का संकेत लाल बनाने का क्या कारण है? खतरे का संकेत लाल इसलिए बनाया जाता है क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। क्या होती है? अब तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होगी तो इसकी तीव्रता है कम घटती है। तीव्रता कम घटेगी तो ये अधिक दूरी तय करेगा। अधिक दूरी तय करेगा तो संकेत हमें पहले ही दिख जाता है, लंबी दूरी से ही हम देख लेते हैं। इसलिए खतरे का संकेत है वो लाल बनाया जाता है। मानव नेत्र में कौन सा लेंस उपस्थित होता है? तो मानव नेत्र में जो भी प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा वास्तविक, उल्टा व छोटा बनता है। तो बताओ कौन सा लेंस है जो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल दर्पण बनाता, उत्तल लेंस बनाता है। उत्तल लेंस बनाता है। तो कौन सा लेंस होता है हमारे आंख में? उत्तल लेंस होता है। उसके बाद मोतिया बिंदु से आप क्या समझते हैं? तो मोतिया बिंदु का मतलब होता है कि जैसे वृद्धावस्था आती है तो हमारे जो लेंस होता है उसमें एक अपारदर्शी झिल्ली आने लगती है। जो लेंस के पीछे अपारदर्शी झिल्ली आने लगती है उस झिल्ली को हम क्या कहते हैं? मोतिया बिंदु कहते हैं। उस स्थिति को मोतिया बिंदु कहते हैं। अब जो अगले क्वेश्चन है वो हमारे 12 चैप्टर के विद्युत धारा के। तो पहला प्रश्न है कि मात्रक बताने निम्न के। तो विद्युत धारा का मात्रक होता है वो होता है एम्पीयर। विद्युत धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बाई, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। उसके बाद आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है कूलम। क्या होता है? कूलम। उसके बाद समय का मात्रक होता है सेकंड। क्या होता है? सेकंड। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? प्रतिरोध क्या होता है? जो विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है। क्या करता है? बाधा उत्पन्न करता है। उसके बाद प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता होती है ओम मीटर मात्रक। उसके बाद विभव का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। उसके बाद विभव क्या होता है कि किसी भी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में जो कार्य किया जाता है। किसी भी एकांक धनावेश या आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। विभवांतर का मात्रक भी वोल्ट होता है। विभव में तो अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाते हैं, जबकि विभवांतर में विद्युत क्षेत्र से किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाते हैं। विद्युत क्षेत्र से क्षेत्र में ही ले जाते हैं। उसके बाद होता है विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति का मात्रक होता है
वोल्ट क्या होता है, वोल्ट। उसके बाद है निम्न को परिभाषित कीजिए, तो निम्न 1 एम्पीयर। यदि आपको विद्युत धारा का फॉर्मूला याद है तो आप 1 एम्पीयर को परिभाषित कर सकते हो, जैसे I बराबर Q बाई टी, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब देखो इसमें हमें पता है कि इसका मात्रक है वो एम्पीयर होता है, ये लो। उसके बाद आवेश का मात्रक है वो कूलम होता है, ये लो। उसके बाद समय का मात्रक हमें पता है सेकंड होता है। अब यदि हम यहाँ पे एक एक लगा देते तो ये किसकी परिभाषा बन जाती है, एक एम्पीयर की। यदि किसी चालक तार में 1 सेकंड में 1 कूलम आवेश प्रवाहित किया जाता है तो उस चालक तार में बहने वाली धारा का मान 1 एम्पीयर होता है। उसके बाद 1 वोल्ट, तो आपने विभव पढ़ा, विभव और विभवांतर कि विभव या विभवांतर क्या होता है कि किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र तक लाने में किया गया कार्य विद्युत विभव कहलाता है। उसके बाद विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट। उसके बाद कार्य का मात्रक जूल। उसके बाद आवेश का मात्रक कूलम। तो एक एक लगा दिया और इसको बंद कर दिया, तो ये किसकी परिभाषा बन गई, 1 वोल्ट। यदि किसी परिपथ में 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो वह उसका मान है वो 1 वोल्ट के बराबर होता है। अगला 1 ओम, तो 1 ओम आपने ओम का नियम पढ़ा होगा, V बराबर IR। अब हमें याद क्या करना है कि R प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। तो R बराबर V अपॉन I। अब देखो इसका प्रतिरोध का मात्रक ओम, उसके बाद विभवांतर का मात्रक वोल्ट, उसके बाद धारा का मात्रक एम्पियर। तो यदि मैं 1 1 लगा देता तो ये किसकी परिभाषा बन गई, 1 ओम की। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर धारा प्रवाहित करने पर उस चालक तार के दोनों सिरों के बीच 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो उसका मान 1 ओम के बराबर होता है। अब आप यदि परिभाषा इनमें से कोई भी आती है तो आपको पहले ऐसे लिख के उसको बॉक्स में बंद करके और फिर आपको डेफिनेशन लिखनी है, ताकि डेफिनेशन में कुछ भी मिस्टेक हो तो आपका यहाँ से प्रश्न जो आंसर है वो सही हो सके। तो इसकी स्क्रीनशॉट। अब देखो अगला क्वेश्चन है, 1 कूलम आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमें पता है कि आवेश और इलेक्ट्रॉन में एक संबंध होता है, वो होता है Q बराबर Na। अब देखो 1 कूलम, Q का मान कितना दिया हुआ हमें, 1 कूलम। आवेश की रचना करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब कि हमें इन इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करनी। अब हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है वो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलम, ये हमें पता है, 9th से ही पता है। तो अब हम इसको इसमें मान में याद रखते हैं क्योंकि हमें n का मान याद करना है। तो n बराबर Q अपॉन E। n बराबर Q का मान कितना है, 1 कूलम, बटा आवेश कितना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19। अब ये अगर ऊपर जाएगा तो 1 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, ये वो प्लस के हो जाएंगे, ऊपर जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन 1.6। अब यदि मैं यहाँ से पॉइंट हटाता हूँ तो यहाँ पे 0 लग जाता है, लगता है। अब मैं इसको इसे डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड नहीं होता, तो मैं 1 घात यहाँ से ले लेता हूँ, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 100 और यहाँ पे 1 पावर कम हो जाएगी। जब मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो ये होगा 6.25 इंटू 10 की पावर। समझ में आ गई, 1 इलेक्ट्रॉन पे 1 कूलम आवेश पे इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 की पावर 18। उसके बाद ओम के नियम को समझाएं। तो ओम का नियम क्या होता है कि मान लो कि ये कोई चालक तार है और ये मैंने इसको बैटरी से कन्वर्ट कर दिया, कुंजी यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया। तो जैसे ही मैं कुंजी को ऑन करूंगा तो विद्युत धारा है प्लस माइनस, हमेशा प्लस से माइनस की ओर गमन करती है, माइनस से प्लस की ओर गमन करती है धारा। तो जैसे ही मैं इस कुंजी को ऑन करूंगा तो इसमें विभवांतर उत्पन्न होगा और यहाँ से धारा प्रवाहित होगी।
तो जॉर्ज साइमन ओम ने 1827 में क्या बताया था कि यदि किसी भी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो मान लो कि ये चालक तार है और मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा हूँ, तो इस चालक तार के दोनों सिरों के बीच, यहाँ से लगा के यहाँ तक, जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो चालक तार में बहने वाली धारा के समानुपाती होगा। V समानुपाती I, विभवांतर है वो धारा के समानुपाती होता है। सन 1827 में जॉर्ज साइमन ओम ने क्या बताया कि यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक तार के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर चालक तार में प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। जैसे ही हम इस समानुपाती चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा R, तो V बराबर आई आर, R है वो नियतांक, ये था हमारा ओम का नियम। समझ में आ गया? अब यदि ओम के नियम में यदि ग्राफ पूछा जाता है, मान लो कि V और I में ग्राफ पूछा जाता है, तो सीधी लाइन में हमें ग्राफ प्राप्त होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे विभवांतर भी बढ़ेगा, तो इस तरह से ग्राफ प्राप्त होगा सीधी लाइन में। समझ में आ गया ओम का नियम? इस पे या तो प्रश्न थ्योरेटिकल बनेगा या फिर न्यूमेरिकल बनेगा, इस पे फॉर्मूले पे आधारित। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है प्रतिरोध की निर्भरता को समझें। तो प्रतिरोध है वो 3 कारकों पे निर्भर करता है। एक तो लंबाई पे, दूसरा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे, क्षेत्रफल पे, तीसरा ताप। इन 3 पे करता है। और यदि आपको प्रतिरोधकता का सूत्र व्युत्पन्न करने को कहा जाता है, तो हम इन 2 को काम में लेके प्रतिरोधकता का सूत्र व्युत्पन्न। अब देखो लंबाई पे किस प्रकार से निर्भर करता है। यदि प्रतिरोध यदि लंबाई का मान बढ़ाया जाता है तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा, R समानुपाती L। समझ में आ गया? जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा या लंबाई भी बढ़ेगी, लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। उसके बाद अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, जैसे हम एरिया का मान है वो बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान घटेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो एरिया का मान घटेगा। तो R समानुपाती 1/A, इसका मान घटाएंगे तो इसका मान बढ़ेगा, इसका बढ़ाएंगे तो इसका मान है वो घटेगा। अब देखो इससे प्रतिरोधकता किस प्रकार से निकलती है। यदि मैं समीकरण इसको 1 दे देता हूँ, इसको 2 दे देता हूँ, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 क्या है, R समानुपाती L समानुपाती 1/A, इसको मैं समीकरण 3 दे देता हूँ, 2 से हमारा समीकरण 3 बन गया। तो R समानुपाती L/A। अब जैसे ही मैं समानुपाती चिन्ह को हटाऊंगा तो यहाँ पे लगेगा रो, क्या लगेगा, रो। R बराबर रो ले, क्या बनेगा, R बराबर रो ले। अब प्रतिरोधकता रो है, यहाँ पे प्रतिरोध नियतांक है, क्या नियतांक, प्रतिरोधकता, रो को क्या कहते हैं, प्रतिरोधकता। अब जैसे ही मैं रो का मान निकालना चाहता हूँ तो रो बराबर RA/L, क्योंकि ये डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास ये क्या निकल सकती है, प्रतिरोधकता। अब देखो यदि यहाँ से हम प्रतिरोधकता का मात्रक निकालना चाहते हैं तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, इंटू एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर, ये प्रतिरोधकता का मात्रक। उसके बाद ताप पर किस प्रकार से निर्भरता करती है। तो कुछ धातुएं होती है, जैसे मान लो सोना या चांदी, इनका यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोधकता का मान भी बढ़ता है, प्रतिरोध का मान बढ़ता है। क्या होता है, जब इनका ताप बढ़ाएंगे, जब कुछ धातुओं का तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ता है। और कुछ मिश्र धातुएं का तापमान बढ़ाने पे प्रतिरोध का मान
कम परिवर्तित होता है, कम परिवर्तित होता है। इसमें तो धातु, कुछ धातु जैसे सोना या चांदी का प्रतिरोध तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, लेकिन कुछ मिश्र धातुएं हैं जैसे मान लो मैग्नीज कांस्टेंट, ये है इनका यदि ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध के मान में बिल्कुल ही कम परिवर्तन आएगा। और जैसे मान लो कि कुछ जैसे धातुएं, और कुछ धातुएं जैसे देख लो कि जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इनका यदि हम तापमान बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। समझ में आ गया। और कुछ धातुएं जैसे मान लो कि हम प्रतिरोध का मान घटाएंगे और लास्ट में जाके उसका मान है वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो वो क्या कहलाएगी, अर्धचालक कहलाएगी। क्या कहलाएगी, अर्धचालक कहलाएगी। तो समझ में आ गया ना कि प्रतिरोध की निर्भरता किस पे, एक तो लंबाई पे, अनुप्रस्थ काट क्षेत्र पे, और ताप पर। ताप पर किस प्रकार से करती है, कुछ धातुएं जैसे सोना चांदी का तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, कुछ धातुएं जैसे मैग्नीज, इसका तापमान बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध में न के बराबर परिवर्तन होगा, और कुछ धातुएं जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, इनका हम तापमान बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध का मान है वो क्या होता है, घटता है प्रतिरोध। और कुछ जब हम प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं, घटाते हैं, और एक स्थान पे शून्य हो जाता है, तो वो कौन सी क्या होगी, अर्धचालक होगी। क्या होगी, अर्धचालक। अगला है वो न्यूमेरिकल है। यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध, प्रतिरोध को किससे प्रदर्शित करते हैं, आर से। प्रतिरोध 100 ओम है, कितना, 100। तो विद्युत हीटर से 220 वोल्ट स्रोत से विभवांतर कितना दिया हुआ है, वी 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा, धारा को किससे करते हैं, आई से। तो अब देखो हम ये डाटे लिखते ही हमें पता चल जाएगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला। तो देखो इसमें आर है, वी है, आई। तो हमने एक ओम का नियम पढ़ा था, वी बराबर आई आर। क्या पढ़ा था, वी बराबर आई आर। तो इसमें देखो वी का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है, आई पहुंचिए, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, वी अपॉन आर। तो वी देखो इसमें वी कितना दिया हुआ है, वी है हमारे पास 220 वोल्ट, और आर का मान है वो हमें दिया है 100। आई 1 0 से 1 0, अब नीचे 1 0 है और ऊपर एक नंबर छोड़ के हम पॉइंट लगा देंगे पीछे से, तो 2.2 एम्पियर। समझ में आ गया कि विधारा का मात्रक, मात्रक लगाना मत भूलना, क्योंकि यदि आप पूरा सही कर देते हैं और पीछे मात्रक नहीं लगाते हो आप, तो आपका आधा नंबर है वो कट जाएगा, इसलिए आप मात्रक लगाना मत भूलना। अगला क्वेश्चन देखो, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु में 1 एम्पियर, कितनी, 1 एम्पियर की धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं, कि धारा 30 सेकंड तक प्रवाहित की, 30 सेकंड, तो टाइम कितना दे दिया हमें, 30 सेकंड दे दिया, प्रवाहित की जाती है, तो प्रवाहित विद्युत आवेश, आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, का आवेश का मान ज्ञात कीजिए। तो हमने विद्युत धारा पढ़ी थी, आवेश प्रवाह की दर, आवेश प्रवाह की दर विद्युत धारा कहलाती है। अब देखो आवेश कितना है, हमें ज्ञात आवेश करना है, तो Q बराबर आई टी, क्योंकि ये इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद आई का मान देखो इसमें कितना दिया हुआ है, 1 एम्पियर इंटू टाइम में दिया हुआ 30 सेकेंड, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30। अब देखो आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। समझ में आ गया। इसी प्रकार से यह प्रश्न पूछा गया है बोर्ड एग्जाम। अब देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का मतलब है कि जब हम किसी भी उपकरण को चलाते हैं, लंबे समय तक चलाते हैं, जैसे मान लो कि हमारा जो पंखा इसको चला रहे हैं, या फ्रिज चल रहा है, या फिर टीवी चल रही है, या फिर हम अपना मोबाइल चला रहे हैं, तो यदि हम लंबे समय तक चला रहे हैं तो वो गर्म होने लगता है। क्या होता है, गर्म होने लगता है, वो होता है तापीय प्रभाव। क्या होता है, तापीय प्रभाव। इसको हीट H बराबर वी आई टी से प्रदर्शित करते हैं। समझ में आ गया। अब यदि मैं इसमें ओम का नियम लगाता हूँ, क्या लगाता हूँ, ओम का नियम लगाता हूँ, V बराबर आई आर। यदि मैं V बराबर आई आर लगाता हूँ
तो यदि मैं v के स्थान पे सॉरी i बराबर v अपॉन आर, मान लो कि मैं i के स्थान पे v अपॉन आर रखता हूँ, क्या रखता हूँ, v अपॉन आर रखता हूँ, तो h बराबर v अपॉन आर और t, तो h बराबर v स्क्वायर आर टी। एक फॉर्मूला ये हो गया, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब यदि वापस इस फॉर्मूले में मैं v के स्थान पे आई आर रखता हूँ, तो h बराबर आई आर आई टी, तो h बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये तीसरा फॉर्मूला भी, इसे वो मैं इसको हमें जूल का तापन नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो जूल का तापन नियम पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इन तीनों फॉर्मूलों को अच्छी तरीके से, और जब इस पे न्यूमेरिकल आता है तो आप पहले ही डाटा लिख लें। तो आप जैसे ही डाटा लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें से हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जिस प्रकार से ये हमें न्यूमेरिकल दिया हुआ है, किसी 4 ओम प्रतिरोधक, प्रतिरोधक का मतलब आर, और हमें इसका मान दिया हुआ है 4 ओम, प्रतिरोधक से प्रति सेकंड, टी का मान कितना दे दिया इसने, 1 सेकंड, प्रति सेकंड 100 जूल उष्मा है, एच का मान दे दिया 100 जूल, कितना दे दिया, 100 जूल उष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर, विभवांतर का मतलब V ज्ञात करना है। तो हमें ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, इसमें देखो ये H बराबर v स्क्वायर अपॉन आर टी। अब देखो मेरे पास इसमें H भी है, P भी है, R भी है, और V ज्ञात करना है। और मान लो यदि यहाँ पे इसमें तो केवल विभवांतर पूछा है, यदि इसमें विभवांतर न पूछता, विभवांतर और धारा दोनों पूछ लेता, तो मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता था, क्योंकि R दिया हुआ है, T दिया हुआ है, H दिया हुआ है, I ज्ञात करके मैं ओम का नियम लगा देता, तो मेरे पास I आने के बाद वापस विभवांतर भी आ जाता। लेकिन इसमें केवल विभवांतर पूछा है, तो मैं V बड़ा लगा दूंगा। कौन सा लगा दूंगा, V बड़ा फॉर्मूला लगाया, तो V ज्ञात करना है, तो V स्क्वायर बराबर R अपॉन H इंटू टी। अब देखो R का मान कितना दिया, वो देखो, R का मान कितना है, 4, कितना है, 4, ये लिख दिया मैंने 4, बटा H का मान ये, फिर सॉरी इसमें देखो ये है V स्क्वायर, तो ये इधर डिवाइड में आएगा, इधर लेके आएंगे तो R ऊपर आएगा। हाँ देखो इसमें ऐसे होगा कि जैसे हमें V स्क्वायर ज्ञात करना है, तो V स्क्वायर ये इधर आएगा तो H R अपॉन टी, क्योंकि ये इधर डिवाइड में, तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगा। अब V स्क्वायर बराबर H का मान कितना है हमारे पास, 100 इंटू R का मान कितना है, 4 ओम, इंटू अपॉन टी का मान कितना है, 1 से। जब मैं इसको कैलकुलेशन करूंगा तो V स्क्वायर बराबर 400/1, जब मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो V बराबर 4, तो V बराबर ये किसका स्क्वायर होता है, 20 विभवांतर का वोल्ट, तो 20 वोल्ट इसका आंसर। तो कौन सी कंडीशन में फॉर्मूला लगेगा पता चल गया है। तो यदि इसमें धारा पूछ लेता तो मैं पहले इसमें धारा ज्ञात करता, धारा ज्ञात करने के बाद यहाँ से धारा निकल जाती, तो धारा निकलने के बाद में V बराबर आई आर लगा देता, तो V बराबर आई आर, आई का मान यहाँ से निकल जाता और R का मान में यहाँ से रख देता, तो मेरा आंसर निकल। अब इसमें विभवांतर धारा दोनों भी पूछ सकता है, समझ में आ गया ना। अगले प्रश्न में हमें आकृति दी हुई है और उसमें प्रतिरोध का मान ज्ञात करना है ए और बी बिंदु के बीच। तो देखो फर्स्ट आकृति में मान लो बिंदु ए और बी, तो अब पहले देखो कि ये दोनों है वो श्रेणी क्रम में, इसमें श्रेणी क्रम में, दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों समांतर। तो पहले मैं इसमें वो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला लगा देता हूँ, जैसे आर एस बराबर R1 प्लस R2,
मान लो इसको R1 दे दो, इसको R2 दे दो, इसको R3 दे दो, इसको R4 दे दो, तो 2 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 4। RS बराबर R3 प्लस R4 ना हो जाएगा 2 प्लस 2 4। अब देखो कि अब जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये है वो श्रेणी, ये ऐसे हो जाएगा 4, ये भी 4। अब देखो ये दोनों किस में आ गए, समांतर क्रम में, दोनों समांतर क्रम आ गए। तो मैं इसको R1 ले लेता हूँ, इसको R2 ले लेता हूँ। तो श्रेणी के समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। तो 1/R1 कितना है 4 प्लस 4 इक्वल टू 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस 1, तो 1/RP बराबर 2/4। तो हमें RP निकालना है, तो RP बराबर 4/2 इक्वल टू 2 ओम कितना है। अब दो, तो इसमें तो हमने प्रतिरोध तो ज्ञात कर दिया, लेकिन प्रश्न में यदि धारा पूछ लेता तो धारा भी ज्ञात करते, क्योंकि धारा V बराबर IR ओम का नियम रख देता। अब देखो इसमें 6 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, V का मान दिया हुआ है, R का मान है, तो I बराबर V/R। V का मान कितना है 6 और R का मान कितना है 2, तो धारा कितनी हो जाती 3 एम्पीयर। समझ में आ गया। अब अगला देखो जैसे बिंदु, अब इसमें देखो ये दोनों है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए इस प्रकार से। तो पहले RS का लग जाएगा R1 प्लस R2, या R1 R2। अब देखो जैसे R1 का मान 1 प्लस 1 बराबर 2। अब देखो अब जैसे ये होगा तो ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, इसका मान कितना है 2, इसका भी 2। तो RP बराबर 1/RP बराबर 1/R1, मान लो इसको 2 प्लस 1/2, तो 2 एलसीएम आ जाएगा, तो 2, तो RP बराबर इसको उल्टेंगे तो 2/2 बराबर 2। समझ में आया, स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 यूनिट का मान कितना होता है। तो 1 यूनिट का मतलब 1 kW किलोवाट घंटा। अब 1 किलोवाट का मतलब 1000 जूल बटा सेकेंड इंटू घंटे का मतलब 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, तो इसको सेकंड में चेंज करिए, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 इंटू 36, इसको ऐसे करेंगे तो 36 इंटू 10⁵ जूल। अब एक नंबर छोड़ के यदि पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे एक पावर बढ़ जाएगी, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, कोई विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विभवांतर से जनरेटर में संयोजित है। तो विभवांतर का मान दिया हुआ हमें 220 वोल्ट। यदि बल्ब से 0.5 एम्पियर किसी धारा का मात्रा होता है, धारा प्रवाहित होती है, तो बल्ब की शक्ति का मतलब पावर याद है। जब हमने विद्युत शक्ति पढ़ी थी तो बताया था फॉर्मूला, पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रिक से याद रखना, पापा इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसमें V का मान दिया हुआ है, I का मान दिया हुआ है, P का क्या था, तो P बराबर V का मान कितना है 220 इंटू I का मान कितना है 0.5 एम्पीयर। जब इससे मल्टीप्लाई होगा, हाफ है तो जब ज़्यादा हो जाएगा तो 110 वाट, याद है शक्ति हम। अब अगला न्यूमेरिकल देखो, 400 वाट अनुमंतक का कोई फ्रिज 8 घंटे पर एक दिन में 8 घंटे चलता, 3 रुपये प्रति किलोवाट और की दर से इसे 30 दिन तक, कितने दिन तक चलाया जाता है 30 दिन तक चलाया जाता है। ऊर्जा मूल्य क्या होगा, तो उसे कितना भुगतान करना पड़ेगा, तो वाट इंटू घंटे इंटू दिन। अब देखो वाट का मान हमें दिया हुआ है 400 इंटू कितने घंटे चलाया जाता है 8 घंटे चलाया जाता है, कितने दिन तक चलाया जाता है 30 दिन तक।
तो इसको इसे मल्टीप्लाई किया 1200 इंटू 8 को तो 96,000। अब इसको चेंज कर लेते हैं 9 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं तो KW 96 यूनिट आ गई। अब एक यूनिट का मान 3 रुपये है तो 96 का हो जाएगा हमारे पास 288, उसे 30 दिन में 288 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। अब देखो अगला प्रश्न है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। तो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता है सन 1820 में हर्ष क्रिस्टिन ओरस्टेड ने बताया था कि यदि हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उस चालक तार के चारों तरफ है वो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। अब देखो चुंबकीय प्रभाव है तो मान लो कि हमारा कोई एक परिपथ है इस तरह, मान लो कि इस तरह का तो जैसे ही मैं इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करूंगा तो इसमें चुंबकीय चारों इसके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा और यहाँ पर यदि हम चुंबकीय सुई रखेंगे, यहाँ पे यदि चुंबकीय सुई रखेंगे इसके पास लगाएंगे तो इसमें विक्षेप उत्पन्न होगा। तो इससे हमें पता चलता है कि इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाओं का चित्र बनाएं। तो मान लो कि हमारे पास ये कोई चुंबक इस तरह ये कोई चुंबक है, ऐसे सिरा इसका इंच तो चुंबकीय सिराओं का चित्र है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के अंदर है वो S से N की ओर गति करती है और चुंबक के बाहर है वो N से S की ओर, ये इसका चित्र हुआ। और चुंबकीय बल रेखाओं के गुण, चुंबकीय बल रेखाओं के गुण पहला गुण हो जाएगा कि चुंबक के बाहर तो है N से S की ओर गमन करती है और चुंबक के अंदर है S से N की ओर गति करती है। चुंबकीय बल रेखाएं बंद लूप का निर्माण करती है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। उसके बाद अब प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? क्योंकि यदि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है तो वहां पे दो दिशाएं बन जाती है जो कि संभव नहीं। अब देखो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं कर रही है, हमने बता दिया है कि प्रतिच्छेद नहीं करती है क्योंकि यदि वो प्रतिच्छेद करती है तो वहाँ पे दो दिशाएं बन जाती है जो कि संभव नहीं। अगला क्वेश्चन क्या है? दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम। दाहिने हाथ का अंगुष्ठ नियम यह है कि यदि किसी भी चालक तार को दाहिने हाथ से पकड़ा जाए, इस प्रकार से पकड़ा जाए कि जो अंगूठा है वो धारा की दिशा को प्रदर्शित करे और जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे। मान लो कि ये वो एक चालक तार है और मैंने इस तरह से इसे पकड़ा तो ये अंगूठा है वो इस धारा की दिशा को प्रदर्शित करेगा और ये मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करती। उसके बाद है फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। तो फ्लेमिंग का वामहस्त नियम क्या है कि बाएं हाथ की मध्यम अंगुली, तर्जनी अंगुली और अंगूठे को इस प्रकार से रखना है कि जैसे इस प्रकार से रखना है। तो फादर, मदर, चिल्ड्रन। फादर का मतलब फोर्स बल, एम का मतलब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का मतलब धारा। तो बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यम और अंगूठे को इस प्रकार से रखना है कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, जिसमें अंगूठा बल की दिशा को, मध्यम अंगुली धारा को और तर्जनी अंगुली है वो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित करे। तो ये हो गया हमारा फ्लेमिंग का वामहस्त नियम। उसके बाद है परिनालिका किसे कहते हैं? परिनालिका होती है यदि कोई उचालक पाइप है और इस पे विद्युत रुद्ध तांबे का तार लपेट दिया जाता है तो उसे परिनालिका कहते हैं। परिनालिका के भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है वो समान होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है वो
चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करता है। और ये जनित्र है वो विद्युत प्रत्यावर्ती धारा जनित्र विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। उसके बाद है किसी कुंडली में प्रेरित धारा किस स्थिति में अधिकतम होगा उसका मान, तब उसमें लंबवत होगा। यदि लंबवत है तो उसमें मान है वो अधिकतम होगा। उसके बाद है शनों का नियम। शनों का नियम है यदि किसी चालक तार में एस से एन की ओर धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें एन सिरा है वो ऊपर की ओर पश्चिम में विक्षेपित हो जाएगा। मतलब कि जब धारा ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित की जाती है तो उसका एन सिरा है वो वेस्ट में पश्चिम में विक्षेपित हो जाएगा। अब इनके अलावा आपको एक तो विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, इनमें से एक बड़ा प्रश्न बनेगा। उसके बाद जैसे लघु पतन क्या होता है, अतिभारणी क्या होता है, इन टॉपिकों पे विशेष और ज्ञान देना है। तो आज की क्लास में हमने 4 चैप्टरों का रिवीजन किया है, या मैराथन क्लास में जो 25 नंबर का मैं टारगेट पूरा करने को बताया। तो अच्छी तरीके से इनको प्रैक्टिस करें आप। धन्यवाद।